Hello students, in the running topic of solution, we will study about the temperature dependent term. एक इसमें लास्ट temperature dependent term रह गया था. So today I am going to discuss that term, and after that we will study about the temperature independent term. So let's see. The last temperature dependent term is parts per million. That is called ppm. Parts per million के अंदर दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. That is weight by volume and volume by. सेकेंड है आपका वॉल्यूम बाय मीन्स दो तरीके हो गए ppm. फर्स्ट वन इज वेट बाय वॉल्यूम एंड द सेकंड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. हमें क्या कैलकुलेट करना है? पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन करना. ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन पहला वाला है पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम. इसके अंदर फॉर्मूला आपका बन जाएगा क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट, weight of solute, that is V gram upon volume of solution. Volume of solution multiply हमें क्या करना है? मिलियन. मिलियन क्या होता है? 10 लाख में भाग, और सॉल्यूशन होगा आपका मिलीलीटर के अंदर मल्टीप्लाई 10 to the power 6. By this formula we can calculate the parts per million weight by volume. ये हो गया पहला फॉर्मूला. नाउ सेकंड वन इज parts per million volume by volume. So यहाँ क्या है? पहला फर्स्ट weight. Now in this formula we will take volume of solute. Volume of solute divided by volume of solution. Volume of solution दोनों किसके अंदर होंगे? मिलीलीटर के अंदर. That is in ml, or this one is also in multiply by 10 to the power 6. देखिए ज्यादा कोई चेंज नहीं है, बस हमें चूंकि यहाँ पर मिलियन के अकॉर्डिंग क्या करना है? इस कंसंट्रेशन टर्म को कैलकुलेट करना है. और यही सेम चीज हमने सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी उसके अंदर भी बस हमने यही पढ़ा था, लेकिन बस वहां पर क्या था? वहां हमने परसेंटेज निकाली थी, यहाँ हम पार्ट्स पर मिलियन के अंदर स्टडी कर रहे हैं. तो बस दोनों फॉर्मूले में तो वहां हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 to the power 6 से, क्योंकि यहाँ पर वो वहां की पार्ट्स पर मिलियन के अंदर. तो ये लास्ट टर्म हो गई आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. नाउ नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, जिसके अंदर सबसे पहले ही इसी का आता है पार्ट्स पर मिलियन का परसेंटेज वेट. परसेंटेज पहला वाला परसेंटेज वेट बाय वेट. सो लेट्स सी. सो लेट्स सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के अंदर सबसे पहला आता है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट. क्या फॉर्मूला हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वेट. यानी यह क्या जाएगा आपका? वेट ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज इन ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्यूट दिया है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ये ग्राम के अंदर होगा और ऑल्सो भी ग्राम. ठीक है जी. तो यहां से क्या निकाला गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन. यहां पर हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें लेना है? ग्राम के अंदर लेना है. दिस इज द फर्स्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट. नाउ सेकंड वन इज मोल फ्रैक्शन. Mole fraction. Suppose that we have a liquid.
हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, ये लिया आपका, जैसी बात है अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या होगा, एक पार्ट होगा आपका सॉल्यूट का और दूसरा भाग होगा आपका सॉल्वेंट का। तो हमने Na मोल इसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, एंड मोल फ्रैक्शन इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, x के द्वारा डिनोट करते हैं। हमने Na मोल किसके लिए, सॉल्यूट के लिए है, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन है हमारे पास A और इधर है आपका B। हमारे पास Nb ये मोल है इसके ही सॉल्वेंट। Na मोल हमारे पास सॉल्यूट के हैं और Nb मोल हमारे पास किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। यदि मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ मोल दिया जाएगा आपका Na प्लस N। ये बेसिकली हमें याद रखना है क्योंकि इनसे मिलकर के ही इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स किसके होंगे, आपके सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के, इसलिए मैंने टोटल मोल मान लिए Na प्लस Nb। यानी अगर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट, पहले निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट को हमने माना A, क्या लिख सकते हैं, दैट इज XA इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स आना चाहिए, मास नहीं मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास नहीं मोल्स, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का ग्राम कैलकुलेट करना है एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, इससे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे तक आ रहा है, देख लेते ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नीचे नहीं आ रहा। चलो उसको मैं रफ कर देता हूं, दोबारा लिखते हैं। क्या लिया कि हमने XA मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर जितने टोटल मोल्स हैं हम उससे यदि डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, और ये आ जाएगा आपका is XA is equal to mole of solute means Na और total mole of solute था आपका Na plus, ये पहला फॉर्मूला आपका आ गया। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा आपका XB that is equal to moles of solvent divided by total moles of solution। सॉल्यूशन के अंदर कितने टोटल मोल्स हैं उसके द्वारा निकालेंगे, मींस XB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका NB डिवाइडेड बाय Na प्लस N। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दोनों के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया XA इज इक्वल टू आ गया Na अपॉन Na प्लस NB, XB is equal to NB upon Na plus NB। क्या करें जी, यहाँ आप कर सकते हैं तो Na upon Nt, एक टोटल मोल्स को इंडिकेट कर रहा है, सिमिलरली NB upon N, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। नाउ वी कैन टेक दैट टोटल मोल XA plus XB is equal to, ठीक है जी, अगर हम यहां रखते हैं मीन्स समेशन ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1, यानी यहां से अगर हम XB को निकालना चाहते हैं तो XA 1 माइनस हमने क्या
अगर दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है और दोनों का जो सम होता है, समीशन होता है, दैट इज इक्वल टू 1। यदि हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, बी के निकालने हैं, तो हम एक में से मोल फ्रैक्शन ए के माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना है, जो टोटल समीशन होता है मोल का, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है जी। नाउ थर्ड टर्म इज मोलरिटी। मोलरिटी के बारे में देखेंगे हम। थर्ड इंडिपेंडेंट टर्म इज मोलरिटी। So let's see about the molality. Molality क्या होता है? It is the number of moles of solute. It is the number of moles of solute dissolved into 1 kilogram of the solvent. बस यहाँ ये ध्यान रखना है। Means molality इसके द्वारा स्मॉल n के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या आ जाएगा, वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या आ जाएगा जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट और दैट शुड बी। अंतर इतना ही है मोलरिटी में। अभी तक हमने क्या देखा, वॉल्यूम, यहाँ क्या आएगा, वेट, और वो भी किसका, सॉल्वेंट का। अभी तक हमने क्या देखा, ठीक है जी। तो यानी फॉर्मूला बन जाएगा आपका m = n अपॉन w, दैट इज इन किलोग्राम। अगर इसमें है किलोग्राम में नहीं है, मिलीग्राम के अंदर है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है आपका मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई किससे आ जाएगा, वेट, ठीक है। वेट अगर ये ग्राम में दिया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे इसको चेंज करने के लिए। तो ये भी फॉर्मूला ठीक है और वो भी फॉर्मूला आपका इसी के द्वारा ड्राइव होकर के आ गया है। जहां पर ऊपर क्या है, स्मॉल w क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, और दिस वन इज द मोलर मास। या w को अगर हम ले रहे हैं तो w क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो ग्राम के अंदर है, ठीक है जी। नाउ we can correlate this formula with mole fraction, यानी relation between molarity and mole fraction. Relation between molarity and mole fraction क्या आ जाएगा जी, आपने फॉर्मूला पढ़ा किस चीज का, मोल फ्रैक्शन का, तो उसको यहाँ पर कर देते हैं हम। हमने देखा कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं यदि किसके, XA अपॉन वेट किसका रहेगा, 1 माइनस XA, किसका, XB का निकालना है, तो XB का आ जाएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या रहेगा, मास ऑफ B अपॉन इनटू 1000। ये रिलेशन आएगा जहां पर A क्या है, A इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूट को और B इंडिकेट कर रहा है आपका सॉल्वेंट को। और लास्ट टर्म बचती है आपकी पार्ट्स पर मिलियन, ppm, और ये ppm इसके अंदर आएगा आपका वेट बाई वेट, इसमें आएगा वेट बाई वेट, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। So these are the 4 temperature dependent terms. Students, there are various numerical problems which are based on these formulas, और इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर भी, सॉल्यूशन के टॉपिक से एग्जाम के अंदर भी क्या आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप ध्यान देते हैं हम इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड इन टर्म्स है जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, हर एक फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे।
सो बी रेडी फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आगे आता है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सो लेट्स सी सॉल्युबिलिटी। नाउ लेट्स सी अबाउट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की होती है, सपोज दैट वी हैव ए container and in this container we have the liquids। हमने क्या लिया हुआ है? लिक्विड है। इसमें इट मीन्स ये लिक्विड है। ये लिक्विड किसको इंडिकेट कर रहा है? ये लिक्विड है। मैक्सिमम सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर हमने इसके अंदर क्या कुछ अमाउंट सॉल्यूट, ये तो हो जाएगा कि एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और वी ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सम सब्सटेंस इसके अंदर हम ऐड करते हैं। मींस हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट की मात्रा को ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट, ये जो मैक्सिमम अमाउंट है that can be dissolved in a specified amount of solvent। यानी हमें इसकी भी कुछ ना कुछ मात्रा चाहिए और इसकी भी कुछ ना कुछ मात्रा हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो वह पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट जिसके ऊपर सॉल्यूट क्या हो जाए, इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एंड दिस सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। इसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड डिपेंड करेगी आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों की नेचर कैसी है। सेकंड डिपेंड करेगी आपका टेम्परेचर के ऊपर कि कितने टेम्परेचर के ऊपर हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। और थर्ड डिपेंड करेगा आपका प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? दिस इज द सॉल्युबिलिटी की कितनी मात्रा सॉल्यूट की उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो भी हमने लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है, कितनी मात्रा सॉल्यूट की वो डिसॉल्व कर जाती है। दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। मींस we can say that the maximum amount that can dissolve in a specified amount of solvent is called solubility, and it depends upon the nature of the solute and solvent, temperature and pressure. Now let's see solubility of solid in liquid, क्योंकि we know that we have the different phases solid, liquid and gas। तो हम क्या देखेंगे? solubility of solids, solids की solubility को किसके अंदर? liquid के अंदर, in liquids। Let's see the solubility of solids in liquid। liquid के अंदर हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे? इस solute dissolves in a solvent। जो solute होता है वो कहाँ डिसॉल्व करता है? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है। इफ द इंटरमोलिकुलर और इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन देम, अगर उनके अंदर उनके मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या होता है? सिमिलर होता है। जैसे इसलिए कहा जाता है जस्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मींस क्या करते हैं? अगर वो क्या है, दोनों ही एक जैसे हैं, सपोज करो पोलर है तो वो क्या कर जाएगा? वो डिसॉल्व कर जाएगा, सॉल्यूट डिसॉल्व कर जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है, एक जैसे नहीं है, उनका बिहेव अलग है, तो वो डिसॉल्व नहीं करेगा। सो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। इसलिए कहा जाता है जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल, जस्ट we can take sodium chloride and sugar। sodium chloride means salt and sugar means dissolves readily in water। ये बहुत तेजी के साथ पानी के अंदर मिल जाएंगे। but and naphthalene and anthracene dissolves readily in benzene। तो क्या हो गया? नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन जो होते हैं वो बहुत तेजी
घुल जाएंगे, आपका बेंजीन के अंदर घुल जाएंगे। सो देयर आर द सम रिलेटेड टर्म विद दिस सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट वन इज डिसोल्यूशन। यहां देखते हैं पहला टर्म है आपका डिसोल्यूशन। क्या इंडिकेट करना है? व्हाट इज डिसोल्यूशन? सो दिस डिसोल्यूशन व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट, हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सॉल्यूट है, इज एडेड टू द सॉल्वेंट, यदि हम उसको ऐड करते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स, कुछ सॉल्यूट क्या हो जाता है वहां पर डिसॉल्व हो जाता है, इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है सॉल्यूशन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। नाउ सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन। These are the related term with solubility. Second one is crystallization. यहाँ क्या होता है, some solute particle, solute के जो पार्टिकल हैं collide with solute particle, आपस में क्या करते हैं, collide करते हैं, एक दूसरे से ही collide करते हैं, solute के पार्टिकल से ही क्या करते हैं, collide करते हैं and get separated out. This process is called सॉल्यूशन के अंदर कोलाइड क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, गेट सेपरेटेड, और बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एट ए स्टेज व्हेन बोथ प्रोसेसेस अकर एट सेम रेट, ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी कि क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों ही क्या होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर। जब ये कोलाइड करते हैं और प्रोसेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहां पर क्या हो जाता है, बन जाता है, मेंटेन हो जाता है। उसको ही, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ थर्ड वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रिलेटेड टर्म विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी यहां क्या होगा, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अधिक मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व क्या हो सकते हैं, ए मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर, उसी ताप के ऊपर अधिक से अधिक मात्रा के अंदर सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं उसी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, उस सॉल्वेंट के अंदर अधिक मात्रा में उस सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम सॉल्यूट की मात्रा को, अधिक मात्रा को हम क्या करते चले जाएं, डिसॉल्व करते चले जाएं, तो वो दैट सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ खास बात आती है, ध्यान रखिए, जैसे यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होती है, रिमेन्स सेम रहती है। एंड द नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यहां देखा आपने, कंसंट्रेशन भी सेम है, लेकिन अनसैचुरेटेड में सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक समान ताप के ऊपर अधिक मात्रा में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकें, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड। Super saturated solution, when more solute can be dissolved at higher temperature in a saturated solution, then the solution becomes super saturated। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम जब ताप बढ़ा देंगे, तो जैसे शुगर सॉल्यूशन ही यदि हम यहाँ बना रहे हैं, तो हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके द्वारा टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि ताप का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन जनरल अगर हम कहें, इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है ये टोटली एंडोथर्मिक होता है, यानी हीट ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट ग्रेटर देन G एंड द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद द रेट, विद द राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होती
इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इट इज एक्सोथर्मिक। अगर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मीन्स यहाँ पर हीट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 0, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी एंड विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सो दिस वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमने कहा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से रिलेटेड टर्म दे दिया टेम्परेचर। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एज वी नो दैट, बट so pressure does not have any significant effect on the solubility of solid and liquids। यानी प्रेशर का उस सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी। नाउ ये रहा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब हम देखेंगे आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। यहां पर हमें प्रेशर का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स क्या कहता है, जो गैसेस होती हैं, ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर जो गैस होती है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, एज वेल एज इन अदर लिक्विड्स, और दूसरे लिक्विड्स के अंदर भी सॉल्युबल होती है। टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, वो अधिक मात्रा में भी डिसॉल्व हो सकती हैं और कम मात्रा के अंदर भी डिसॉल्व हो सकती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले आता है आपका नेचर ऑफ द गैस। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर निकल करके आएंगे यहाँ पर। पहला फैक्टर निकल करके आता है आपका नेचर ऑफ द गैस। फर्स्ट वन इज, कौन सी गैस हमने इसके अंदर ली है। सेकंड है सॉल्वेंट हमारा क्या है, मींस नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर का भी प्रभाव नोट करने को मिलेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड फोर्थ वन इज द प्रेशर। प्रेशर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जनरली द गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। एंड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आसानी से वो डिसॉल्व कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरह पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है। एंड द गैसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अदर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल HCl एंड NH3, HCl और अमोनिया आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, इन विच दे डू नॉट आयोनाइज। यहां पर ये क्या करके आयोनाइज नहीं करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ गैस की। नेचर ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर पोलर गैस है तो उसके लिए हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर ही सॉल्वेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे HCl गैस, इसके अंदर क्या बन जाएगा? डाइपोल पैदा होगा, ये पॉजिटिव, और ये क्या देगा? नेगेटिव। डाइपोल बनाएगा तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी से डिसॉल्व कर देंगे, जबकि इसके अंदर क्या डिसॉल्व नहीं करेंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पानी के अंदर ये डिसॉल्व नहीं करती है। टेम्परेचर सेकंड आता है आपका नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तीसरा है आपका टेम्परेचर। अगर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को यदि हम क्या करें? इंक्रीज करें, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो डिक्रीज करती है क्योंकि लिक्विड को हम इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं गैस के अंदर, तब जाकर के हमारा क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करें? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी यहाँ
यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू किस होगी, नेगेटिव के अंदर, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एंथैल्पी और एंट्रोपी भी क्या होगी इसकी, मींस डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव। एंथैल्पी भी नेगेटिव है और एंट्रोपी भी नेगेटिव होगी। तो फ्रीडम और रैंडमनेस, यानी अगर हम क्या देखें अगर फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके अंदर यदि हम अप्लाई करें तो जितना ज्यादा ताप कम रखेंगे गैस उतनी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग करते हो तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसलिए कहता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। एंड लास्ट है जी प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये ध्यान रखें कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ हम लॉ पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, यानी वी कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसको लेकर के हेनरी ने एक नियम दिया, इसको हम हेनरी लॉ के नाम से पढ़ेंगे। सो लेट्स सी हेनरी लॉ। Let's see about the Henry law. According to this law, Henry ने क्या कहा था, the partial pressure applied by dry gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction present in liquid solvent. Means pressure होता है directly proportional to solubility. इसको लेकर के ही हेनरी ने क्या बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन प्रेशर है, pressure is directly proportional to the mole fraction. This is the sign of proportionality. So P is equal to KH x, where KH is a constant that's known as Henry constant. ठीक है जी, और x क्या है, P is the pressure, whereas P is the partial pressure. P is the partial pressure, whereas the x is the mole fraction of gas in liquid. Mole fraction of gas in liquid, and KH, this is the constant that called Henry constant, means partial pressure is directly proportional to the mole fraction. This one is the Henry law. अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या करती है,